हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उसी एंशिएंट हिस्ट्री की ही। इसमें यार एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं वो है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 1 से 2 क्लासें अटेंड की, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है। वहां से जाकर के आप पहले उन क्लासों को अटेंड कर लेना एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के विजिट करना, ठीक है। तो इस क्लास में आज जो हम बात करेंगे वो उसी उत्तर वैदिक काल के नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे और इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी जो बात करने वाले हैं आज हम वो उसी उत्तर वैदिक काल में जो बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। इसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसमें हम लोगों ने सामाजिक स्थिति किसका अध्ययन किया? सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति, एंड इसी में जो हमने बात करनी है वो बात करनी है धार्मिक स्थिति की, एंड इसके साथ साथ जो हमको और बात करनी है वो आर्थिक स्थिति की बात हमको करनी है कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में हमारा समाज का स्तर कैसा था। तो इसका अध्ययन हम लोगों ने बाकायदा किया कि इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर के आप इसको अटेंड कर सकते हैं। एंड यार इसका भी अध्ययन हम लोगों ने बाकायदा किया, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आज जो हम बात करेंगे वो इसकी चर्चा करेंगे, यानी आर्थिक स्थिति का अध्ययन आज इस क्लास में करेंगे एंड तत्पश्चात एक क्लास और अटेंड करेंगे जिसमें से हम लोग उत्तर वैदिक काल की जितनी भी धार्मिक कर्मकांड थे या धार्मिक जो भी कंडीशनें थी उनका अध्ययन बाकायदा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज जो इस क्लास में बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो देखते हैं इस उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था हमारी कैसी थी, ठीक है। देखते हैं इसी में उत्तर वैदिक काल की उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? आर्थिक व्यवस्था, इसका अध्ययन आज हम करेंगे, ठीक है। और इसमें यार हम ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से पहलू या आयाम होते हैं जो किसी भी सभ्यता के या किसी भी काल का अध्ययन करने के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस कारणवश हम इस आर्थिक कंडीशन के संदर्भ में अपनी बातों को या अपने बौद्धिक क्षमता का विकास इस आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो किसी भी सभ्यता को या किसी भी काल को समझने के लिए अगर हमको उसकी आर्थिक कंडीशन समझनी है या उसका अध्ययन करना है
तो यार हमको उसके बारे में बाकायदा कुछ चीजें एकदम फैक्ट के रूप में पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात तो किसी भी आर्थिक कंडीशन को समझने के लिए 2 से 3 कंडीशनें बहुत ही आवश्यक होती हैं। वो किसी भी सभ्यता की हो, किसी भी काल की हो, अगर उसकी आर्थिक कंडीशन हमें जाननी है तो 2 से 3 तथ्यों का अध्ययन हमको करना है। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले अगर आर्थिक व्यवस्था को समझना है तो इसमें हम लोग बात करेंगे कृषि की। किसकी बात करेंगे? कृषि की बात करेंगे। एंड कृषि के साथ साथ पशुपालन की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे। एंड इसी में हम लोग थोड़ी सी उद्योग की भी बात करेंगे। उद्योग के साथ साथ हम इसमें उद्योग के साथ साथ व्यापार की भी बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कृषि की क्या कंडीशन थी, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की क्या व्यवस्था थी, एंड यार इस काल में उद्योग कैसा था, एंड उद्योग के साथ साथ व्यापार हमारा यहाँ पे कैसे होता था। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को समझना है तो यही सारे पहलुओं को हमको अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। अब यार मानते हैं आज के दौर में ही ये तो एंशिएंट टाइम का सिस्टम था, अगर हमको आज की आर्थिक कंडीशन के संदर्भ में या अगर किसी भी एग्जाम में जिस लेवल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, मानते हैं कि अगर प्रश्न बनता भी है कि यार आज के दौर की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, आज के दौर की यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था हमारी कैसी थी, तो यार हमको सारी चीजें बाकायदा उसमें अध्ययन करना पड़ेगा और उसमें लिखित प्रमाण भी देना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आज के दौर में है अर्थव्यवस्था के संबंध में। वो किसी भी क्षेत्र में हो, वित्तीय क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या ट्रेड के संदर्भ में हो, अगर आज के दौर का वर्णन करेंगे, आज के दौर का वर्णन करेंगे तो काफी सारी चीजें आएंगी। प्राचीन समय में उतनी सारी चीजें तो थी नहीं, यही सारा मुख्य पेशा होता था, यही सारी मुख्य चीजें होती थी, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उतना विकास नहीं हुआ था, जिस कारणवश हमको इन्हीं संदर्भ में अध्ययन करना है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज में काफी सारी चीजें आएंगी आर्थिक कंडीशन में। यार करंट वगैरह से अपडेट हो गए तो काफी सारी इंडस्ट्रीज हमारी कैसी हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या है इंडिया के लिए, किस तरीके से वो लाभकारी है और किस तरीके से पशुपालन लाभकारी है, कृषि हमारा कितना लाभकारी है इंडिया के बेस पे, व्यापार हमारा चाहे वो आंतरिक व्यापार हो, चाहे वो बाह्य व्यापार हो या विदेशी व्यापार हो, वो हमारे इंडिया के लिए कितना कारक है या कितना महत्वपूर्ण हमारा होता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हमको करना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतर बौद्धिक क्षमता का विकास अपने कर पाएंगे इंडिया की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमको उत्तर वैदिक काल में अध्ययन करना है आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में, वो हमारी कृषि के संदर्भ में करना है कि कृषि किस प्रकार से होती थी भी या नहीं होती थी, ये सारा सिस्टम पढ़ेंगे। एंड पशुपालन के संदर्भ में ये पढ़ेंगे कि पशुपालन होता था तो क्यों होता था, किस लिए होता था, और पशुओं को पालने से यहाँ के जो व्यक्तियों को क्या लाभ होता था या किस कारणवश पशुओं को पाला जाता था और किस प्रकार के पशुओं को पाला जाता था। तो ये सारी चीजें हम लोग किस संदर्भ में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे पशुपालन के संदर्भ में। एंड इसी में उद्योग की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज भी यार उस समय थी या नहीं थी, छोटी थी, बड़ी थी, और किस प्रकार की इंडस्ट्रीज थी, तो इन सारी चीजों का संबंध जो भी है वो इंडस्ट्री बेस में हम इसकी एक अपनी बौद्धिक क्षमता क्या करेंगे, विकसित करेंगे। एंड व्यापार के संबंध में अगर मैं बात करूं
तो इस समय व्यापार हमारा कैसा था, आंतरिक व्यापार था या बाह्य व्यापार था। अर्थात कहने से तात्पर्य मेरा यह है कि देशी व्यापार होता था या विदेशी व्यापार होता था, या दोनों कंडीशनों में व्यापार होता था। और व्यापार होता भी था तो किस प्रकार का व्यापार होता था और किस माध्यम से होता था। माध्यम से तात्पर्य यह है कि इस समय तक मुद्रा वगैरह का विकास नहीं हुआ था, तो किस प्रकार से होता था विकास। इन सारी चीजों के संदर्भ में आज की क्लास में हम बाकायदा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं कृषि के संदर्भ में कि आर्थिक व्यवस्था में यानी उत्तर वैदिक काल की जो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, उस आर्थिक व्यवस्था में कृषि का क्या महत्व था, उस कृषि के बारे में हम लोग जानते हैं। कृषि के संदर्भ में अगर इसकी बात करें, कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो कृषि में यार हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल था, थोड़ी सी कंपैरिजन करना, पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था से और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था से थोड़ी सी मेहनत कर लेना, कंपैरिजन कर देना। ठीक है, और उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको वहां से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी मेहनत कर लेना कंपैरिजन की दृष्टि से कि आर्थिक व्यवस्था इस दौर में कैसी थी और पूर्व वैदिक के दौर में कैसी थी। ठीक है, तो वहां पे पशुपालन का महत्व ज्यादा था और कृषि का महत्व कम था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि कृषि का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है और पशुपालन का महत्व थोड़ा सा क्या हो जाता है, निम्न स्तर का हो जाता है। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि जब हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने इस बारे में बाकायदा अध्ययन भी किया था कि इस काल में आकर के एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु की खोज हमारे हो जाती है, जिस कारणवश ये उत्तर वैदिक काल हमारा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस दौर में आकर के कृषि का महत्व क्या हो जाता है, पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में अधिक हो जाता है। तो इसी कारणवश, क्योंकि यार बहुमूल्य धातु थी सबसे, इससे पहले कांसे, टीन या तांबे का जो भी खोज हुआ था वो उतनी बहुमूल्य वस्तु में नहीं थी, बहुमूल्य धातु में नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल की नहीं थी, वो उतनी मजबूत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होती है तो यार ये उच्च लेवल का माना गया। क्यों? क्योंकि ये मजबूत धातु के रूप में हमारा देखा गया और जैसे ही इसकी खोज हुई तो कृषि में काफी सारा परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। कृषि में ही नहीं, कृषि के इस आर्थिक क्षेत्र में काफी सारा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। जाहिर सी बात है, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो किसी भी क्षेत्र में यार परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक में परिवर्तन होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सारी चीजें आएंगी, तो जाहिर सी बात है यार कि आर्थिक कंडीशन इसी कारणवश महत्वपूर्ण हुई, या कृषि का विकास जो है इसी कारणवश महत्वपूर्ण हुआ, या इसका विकास ज्यादातर उत्तर वैदिक काल में इसी कारणवश देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे लोहे की खोज हो गई थी, जिस कारणवश कृषि का विकास हुआ, जंगल वगैरह काटे जाने लगे, जंगलों को साफ किया जाने लगा और जंगलों को साफ करके उन खेतों को, यानी जंगलों को जब साफ किया जाने लगा, उस जगह की साफ सफाई की जाने लगी, खेत के रूप में बनाए जाने लगे, उनको जोता वगैरह जाने लगा, यानी उन स्थानों की जुताई वगैरह होने लगी। तो इस तरीके से करके धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ,
जिससे व्यक्ति एक स्थायी जीवन के रूप में अपना जीवन क्या करने लगा, व्यतीत करने लगा इस उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो अगर यहां पे बात करें कृषि के संदर्भ में, तो यहां पे हम लोग ये बात करते हैं कि लोहे की खोज के कारण, लोहे के खोज के कारण कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास देखने के लिए मिलता है, विकास देखने के लिए मिल जाता है। क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये फैक्ट हमको याद रखना है, या इसके संबंध में हमको सारी चीजें याद रखनी है कि जैसे ही लोहे की खोज होती है कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास होता है। अब कृषि के क्षेत्र में कैसे विकास होता है वो देखते हैं। अर्थात जंगलों की कटाई की जाने लगी, जंगलों की, अर्थात उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए जंगलों की कटाई की जाने लगी, जंगलों की कटाई की जाने लगी, जिस कारणवश कृषि की कटाई की जाने लगी और इन जंगलों को साफ किया जाने लगा, साफ किया जाने लगा, जिससे इन स्थानों की धीरे धीरे जुताई की जाने लगी, जिससे या जिस कारणवश धीरे धीरे कृषि का विकास होने लगा। तो ये चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है कि जैसे ही लोहे की खोज होती है तो जंगलों की कटाई वगैरह, क्योंकि बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु के रूप में जैसे ही लोहे की खोज होती है तो औजार बनाए जाने लगे, यानी जो औजार बनाए जाते थे लोहे के जो औजार बनाए जाते थे वो काफी बहुमूल्य होते थे और काफी मजबूत होते थे, जिस कारणवश इन औजारों से जंगलों की कटाई की जाने लगी, उनको साफ किया जाने लगा और उन स्थानों पर साफ सफाई करके खेती का विकास किया जाने लगा और जुताई वगैरह होने लगी, जिस कारणवश क्या होने लगा, धीरे धीरे कृषि का विकास हमारे देखने के लिए इस उत्तर वैदिक काल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमको क्या करनी है,
याद रखनी है। बात करते हैं कुछ और इसी के संदर्भ में। देखते हैं इसी में और देखते हैं कि इस उत्तर वैदिक काल में जो कृषि से रिलेटेड था वो क्या था। क्या था कि एक हमको पुस्तक देखने के लिए मिलती है इस उत्तर वैदिक काल में। इस वैदिक काल में एक पुस्तक देखने के लिए मिल जाती है जिसका काठक संहिता के नाम से भी जानते हैं। काठक संहिता के नाम से जानते हैं। इसमें इस काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल के प्रमाण देखने के लिए मिल जाते हैं। हल का वर्णन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें ये हमको 24 बैलों वाले हल का प्रमाण देखने के लिए मिलता है। किसमें देखने के लिए मिलता है? इस काठक संहिता में, कि किस प्रकार से कृषि का विकास हमारे होता है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है कि ये काठक संहिता क्या होती है और इसमें किस प्रकार का वर्णन हमारे किया गया है और किस विषय में किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत यार इतनी सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने किया, जिससे हमको ये अनुमान लगता है इन सारी चीजों को पढ़ने से कि किस प्रकार से धीरे धीरे पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व हमारे बढ़ जाता है और पशुपालन का महत्व हमारे क्या हो जाता है, कृषि की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी हमको क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसके अलावा पशुपालन के संदर्भ में कि इस उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार के पशुओं को पाला जाता था, तो इन सारी चीजों के संदर्भ में देखते हैं। पशुपालन के संदर्भ में क्या बात करते हैं कि इस काल में अगर पशुओं के संदर्भ में बात करूं मैं, तो पशुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था, यानी इस उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण
कृषि के रूप में गाय को पाला जाता था, गाय को पाला जाता था, गाय को पाला जाता था। एंड इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में और जाना जाता है, यानी इसके अलावा घोड़े को भी एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में पाला जाता था, लेकिन सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता था वो गाय को ही दिया जाता था। और ये जो घोड़ा है इसको यार कम महत्वता दी जाती थी, केवल और केवल गाय को ज्यादा महत्व दिया जाता था। और इस गाय का महत्व जो है ये पूर्व वैदिक काल में भी देखने के लिए मिलता है, और वहां पे इस गाय का जो महत्व है वो अत्यधिक देखने के लिए मिलता है। तो सेम उसी प्रकार से इस गाय का जो महत्व है वो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसके पश्चात घोड़े का भी प्रयोग देखने के लिए मिल जाता है गाय के रूप में यार, इस कारणवश क्योंकि गाय से काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, और गाय को महत्वता इस कारणवश दी जाती है क्योंकि गाय को उस समय ये लोग पूजा टाइप में भी करते थे, ठीक है। और घोड़े को इस कारणवश मतलब पाला वगैरह जाता था या पालना स्टार्ट किया था इन लोगों ने, क्योंकि यार इस समय तक जो युद्ध वगैरह की स्थिति थी वो भी बनने लगी थी, एक कबीले से दूसरे कबीले में युद्ध होने लगे थे, यानी युद्धों की संख्या थोड़ा सा बढ़ने लगी थी, जिस कारणवश राजा को आवश्यकता पड़ी सेना रखने की। सेना को बढ़ाया गया, सेना को मतलब तैयार करने के लिए, युद्ध वगैरह करने के लिए घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे वो लोग अपना क्या करते थे, युद्ध वगैरह करते थे। तो ये सारा सिस्टम हम सामाजिक व्यवस्था में बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए घोड़े का महत्व भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो इन दो पशुओं को हमको क्या करना है, याद रखना है, इस उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड, ठीक है। एंड इसी के पश्चात अगर और बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक कंडीशन थी, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटना और होती है, महत्वपूर्ण बात देखने के लिए और मिलती है कि यहाँ पे अधिशेष कृषि देखने के लिए मिलती है। कौन सी कृषि? अधिशेष कृषि। अब ये क्या होती है? तो अधिशेष कृषि से तात्पर्य यह है कि ऐसी कृषि जिसमें या जिस कृषि को करने के पश्चात जो भी हमारी उत्पादकता है वो हमारे खाने पीने से जो बच जाती है, यानी उत्पादकता में जो भी हमारे उत्पादन हुआ वो हमारे अनुसार, हमारे एडॉप्ट करने के अनुसार जो भी शेष बचा उसी को हम अधिशेष कृषि के नाम से भी जानते हैं। और इस अधिशेष कृषि के कारणवश क्या हुआ कि आर्थिक कंडीशन में ज्यादा महत्व देखने के लिए मिलता है, आर्थिक कंडीशन में बढ़ावा देखने के लिए मिलता है, विकास देखने के लिए मिलता है। और इस आर्थिक क्षेत्र में किन चीजों में विकास देखने के लिए मिलता है? एक हो गया उद्योग में और एक हो गया व्यापार में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अधिशेष कृषि हमारी क्या होती है। अधिशेष कृषि अधिशेष कृषि क्या होती है? यानी जिस कृषि को जिस
कृषि को करने के पश्चात या इसकी उत्पादकता के अनुसार उत्तर वैदिक काल के व्यक्तियों के उत्तर वैदिक काल में व्यक्तियों के खाने पीने के पश्चात जो अधिशेष बच जाता था उसे ही हम अधिशेष कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है, जो खाने पीने से बच जाता था उसी को यार हम लोग अधिशेष कृषि के नाम से जानते हैं। और इस कृषि के कारणवश इस कृषि के विकसित होने से क्या होता है, इस कृषि के विकसित होने से आर्थिक क्षेत्र में काफी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। और इस आर्थिक क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में, तो एक हो गया हमारा कौन सा आर्थिक में, हो गया एक व्यापार के क्षेत्र में एंड दूसरा हो गया हमारा कौन सा, उद्योग के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में एंड उद्योग के क्षेत्र में यार काफी सारा परिवर्तन हमारा देखने के लिए मिल जाता है। अब यार उद्योग के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन और व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है इस उत्तर वैदिक काल में, कि जैसे ही ये अधिशेष कृषि बचने लगी तो यार लोगों ने क्या किया कि खाने पीने से पहले तो बचता नहीं था, क्योंकि व्यक्ति उतना ही उत्पादन करता था, या ये बोल सकते हैं एक तरीके से, या तो उनके पास दिमाग न रहा होगा कि हमको कुछ बहुत बचाना भी चाहिए या भंडारण करना चाहिए जिससे हम व्यापार कर सकें या बीज टाइप में रख सकें, इस फसल को हम दोबारा बो देंगे। ठीक है, या तो दिमाग नहीं रहा होगा या तो वो लोग ये चीज जानते हुए भी अपना अधिशेष नहीं बचाते रहे होंगे, भंडारण नहीं करते रहे होंगे कि कहीं ये जो हमारी बीज है या जो फसल है ये अगले समय तक हमारा नष्ट ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, या तो इस कारणवश वो इसका भंडारण नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही इस कृषि का विकास देखने के लिए मिलता है तो व्यक्तियों के अंतर्गत काफी सारी समझ विकसित हुई। किस प्रकार की समझ, कि यार जैसे ही अधिशेष बचा, खाने पीने से बचा, व्यक्तियों ने सोचा होगा कि चलो थोड़ा सा भंडारण करते हैं जिससे अगले साल इसी को बोएंगे या इसको अधिशेष करने के पश्चात थोड़ा सा व्यापार कर लेंगे जिससे कुछ इनकम वगैरह होगी या कुछ सामान हम ले लेंगे तो हमारा कुछ अन्य कार्य भी क्या होगा,
हो सकता है। ठीक है, तो इसी कारणवश इस तरीके व्यापार बढ़ा और व्यापार के साथ साथ जैसे ही व्यापार बढ़ा उस प्रकार से इंडस्ट्रियां भी बढ़ी। इंडस्ट्रियों में भी कई प्रकार की इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती हैं। धातुओं की इंडस्ट्रीज भी विकसित हुई, जिसमें से रथ बनाने की इंडस्ट्री वगैरह हो गई। इस प्रकार की काफी सारी इंडस्ट्रियां विकसित हुई इस काल में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखते हैं व्यापार के संबंध में एंड उद्योग के संदर्भ में। ठीक है, कि किस प्रकार से व्यापार विकसित होता है और व्यापार विकसित तो होता है, किस प्रकार का व्यापार हमारा विकसित होता है। क्या आंतरिक व्यापार ही था केवल, या बाह्य व्यापार था, या दोनों था। ठीक है, तो बात करते हैं व्यापार के संदर्भ में कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार हमारा किस प्रकार का होता था। व्यापार के संबंध में अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार के व्यापार देखने के लिए मिल जाते हैं। मिल जाता है। कौन कौन सा? एक था हमारा आंतरिक व्यापार, एंड बाह्य व्यापार। ये दो प्रकार के व्यापार हमारे देखने के लिए मिलते हैं, आंतरिक और बाह्य। और ये आंतरिक व्यापार क्या होता था, अगर थोड़ी सी कंपैरिजन कर दूं मैं उत्तर वैदिक काल से पूर्व वैदिक काल की, तो यार वहां पे केवल और केवल आंतरिक व्यापार होता था, बाह्य व्यापार नहीं होता था। अर्थात कबीले के अंदर ही केवल और केवल व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में एक कबीले में भी यार होता था एंड कबीले के पश्चात कबीले के बाहर भी हमारा व्यापार देखने के लिए मिल जाता है, जिसको हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि देशी व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक व्यापार से तात्पर्य यही है कि केवल अपने क्षेत्र में व्यापार करना, एंड बाह्य व्यापार से मतलब है कि विदेशों में भी व्यापार यहाँ पे होता था। ठीक है, तो ये व्यापार के संदर्भ में हमको याद रखना है। एंड इसी में अगर बात करें उद्योग के संदर्भ में, देखते हैं इसमें उद्योग के संदर्भ में अगर बात करें तो उद्योग में भी काफी सारा चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाता है। यानी उद्योग या जो इंडस्ट्रियां थी वो किस प्रकार की इंडस्ट्रियां थी, उद्योग में क्या विकास होता है। तो उद्योग की अगर बात करें तो उद्योग में जो भी हमारी इंडस्ट्रियां थी, पहली बात तो यार ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रियों का ही विकास हुआ। लेकिन ये तो अच्छा है कि कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना। तो इसी कारणवश यहाँ पे ज्यादा बड़े उद्योग के साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे उद्योगों के साक्ष्य क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा आर्थिक क्षेत्र में और ज्यादा विकास देखने के लिए मिल जाता है। तो उद्योग में अगर बात करें तो रथ के यानी रथ बनाने
रथ बनाने का विकास या निर्माण संबंधी जो भी इंडस्ट्रियां थी उसका विकास हुआ। धातु से संबंधित इंडस्ट्री, धातु से संबंधित उद्योग का निर्माण ये भी देखने के लिए मिलता है। एंड इसी के साथ साथ और किसका मिलता है? रथ हो गया, धातु हो गया, कुम्हार का उद्योग, कुम्हार के उद्योग का निर्माण, कुम्हार के उद्योग का निर्माण भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस तरीके की छोटी छोटी जो थी वो यार उद्योग और भी कई सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से रथ बनाने का उद्योगों का निर्माण और इसके साथ साथ हमारा जो है कुम्हार बनाने, यानी जो घड़े वगैरह बनते थे, कुम्हार वगैरह क्या बनाया गया, ठीक है। एंड इसी में धातु से संबंधित भी, क्योंकि लोहे की खोज वगैरह हो गई थी तो इसका उद्योग तो निश्चित था कि धातु से जो औजार बनाए जाते थे उन औजारों का निर्माण भी उद्योगों के माध्यम से होने लगा। लेकिन उद्योग भी छोटे ही होते थे, कोई ज्यादा बड़े स्तर के उद्योग देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। बाकी इसके पश्चात इन सारी चीजों को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो हम और बात करते हैं कि यार ये जो व्यापार वगैरह होता था वो यार इस समय तक मुद्रा का विकास तो हुआ नहीं, ना ही मुद्रा का विकास हुआ और ना ही इस समय किसी भी प्रकार का कोई धन वगैरह नहीं होता था। तो जिस कारणवश व्यक्ति जो व्यापार करता था ना, वो व्यापार हमारा करता था एक प्रणाली के अनुसार, जो कि हम पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार वगैरह हमारे किया जाता था, ठीक है। तो इस संदर्भ में भी हमको यार याद रखना है कि अभी किसी भी प्रकार की मुद्रा की खोज इस काल में भी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारा इस उत्तर वैदिक काल का समाप्ति का दौर आता है, यानी लगभग 600 या 500 बीसी का दौर आता है, तो यहाँ पे इसके समाप्ति की ओर जैसे ही उत्तर वैदिक काल था तो यार यहाँ पे कुछ सिक्कों का प्रचलन देखने के लिए मिल जाता है। यानी धीरे धीरे मुद्राओं के रूप में सिक्कों का निर्माण होना हमारे क्या हो गया था, आरंभ हो गया था, जिससे यार यहाँ से हमको ये एक बेहतरीन साक्ष्य के रूप में मिल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ी सी मुद्रा के संदर्भ में। मुद्रा के संदर्भ में अगर इसमें बात करें तो यार उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के समाप्ति में या समाप्ति के समय सिक्कों का प्रचलन या विकास देखने के लिए मिल जाता है। सिक्कों का प्रचलन या विकास देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाता है। इससे पहले किसी भी प्रकार का मुद्रा के रूप में कोई प्रचलन नहीं था। जो भी व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार होता था। लेकिन जैसे ही अब सिक्कों का निर्माण हुआ
तो यार धीरे धीरे व्यापार में भी चेंजमेंट हुआ, जो कि आगे हम इस उत्तर वैदिक काल के पश्चात जो भी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जनपद, उसमें यार हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो राजा वगैरह थे उनका महत्व बढ़ता है और इन मुद्राओं का या काफी सारी चीजों का अध्ययन हम उस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो इतिहास बड़ा रोचक है, केवल और केवल समझ में आना चाहिए और समझ के साथ साथ इमेजिन करते रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमको क्या करनी है, याद रखनी है। एंड इसी में अगर और बात करूं मैं, इसके अलावा अगर और बात करें तो इसके अलावा अगर और बात करूं तो इसके उत्तर वैदिक काल में ये हमारी दूसरी क्या थी, दूसरी नगरीय व्यवस्था के रूप में उभर करके आता है। यानी काफी सारी चीजें डेवलप हो गई। एक नोट पॉइंट में ये डालना कि जो हमारा वैदिक काल है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हर एक क्षेत्र में विकास हुआ, आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ, तो सारी चीजों में चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे ही सारी चीजों का विकास हुआ तो यह एक नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता के रूप में उभर करके हमारा आता है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी नगरीय सभ्यता के रूप में हमारी विकसित होती है। अब यार पहली बात ये दूसरी है, तो पहली कौन सी है, तो मैं यार अपने शेरों को ये बताना चाहूंगा कि अगर पहली जो थी वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का बाकायदा अध्ययन हम लोगों ने किया था। ठीक है, याद होगा तो वो पहली नगरीय सभ्यता थी और वो भी एक शहरी सभ्यता के रूप में हमारी क्या हुई थी, विकसित हुई थी। जस्ट उसी प्रकार जैसे ही सारी चीजें डेवलप होती हैं, सारी चीजों का निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था के संबंध में जैसे ही चेंजमेंट आता है, तो यार ये दूसरी नगरीय सभ्यता के रूप में हमारी क्या होती है, ये उत्तर वैदिक काल हमारा विकसित होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कई सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने आज किया, जिसमें हम लोगों ने मुद्रा के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में, पशुपालन के संदर्भ में एंड यार व्यापार के संबंध में, उद्योग के संबंध में और कई सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में अध्ययन किया। ठीक है, फिलहाल अगर यार क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे यार मेरे मोटिवेशन का स्तर बना रहेगा और मैं इसी तरीके की क्लास अटेंड करता रहूंगा। ठीक है, और इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिससे एक एक मंजिल हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा सकें और एक दिन हमारा ऐसा आएगा कि हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में इसी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।